नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का जो अंतिम पाठ है 12वां पाठ स्वतंत्रता के बाद उसका दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो उसके बाद क्या क्या चुनौतियां आई। हमारे पास शरणार्थियों की बहुत बड़ी चुनौती आई, हमारे पास जनसंख्या चुनौती थी। अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की सुविधाएं, रोजगार, ये देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारा देश जो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था उनको संगठित करना की एक चुनौती थी। लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और भाषा के आधार पर बंटे हुए थे, उन्हें भी एक झंडे के नीचे लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये माना गया कि एक ऐसा संविधान, एक ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जो सब पर लागू हों, जिससे सभी लोगों को हम विकास की मुख्य धारा में ला सकें और उन नियमों का पालन सभी लोग सार्वभौमिक रूप से करें। तो इसी कड़ी में हमारे जो उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने एक संविधान सभा का निर्माण किया और ये दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में उन्होंने अनेक बैठकें की। संविधान सभा की बैठकें बोलते हैं इन्हें हम इसमें लगभग 300 भारतीय, 300 लोग थे जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे। ये मात्र एक पार्टी या एक संस्था के लोग नहीं थे, भारत के अलग अलग कोनों से अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स थे जो यहां संगठित हुए और उन्होंने अंत में 26 जनवरी 1950 को भारत को एक संविधान दिया, जो संविधान आज भी सभी पे लागू होता है। और उस संविधान की वजह से ही भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। तो 26 जनवरी को हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो आज बच्चों हम ये जानेंगे कि हमारे संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारी पहली विशेषता है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। भारत एक ऐसा देश है जिसने जब पहली बार मताधिकार दिया तो सभी नागरिकों को सार्वभौमिक रूप से दिया। अब इस बात का क्या मतलब है इसको समझेंगे। मताधिकार आप जानते हैं, वोट देने का अधिकार, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपको जान के हर्ष होगा कि हम भारत के लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं जिसमें 125 करोड़ के करीब लोग अपने लिए अपनी सरकार वोट डाल के चुनते हैं। तो वयस्क का मतलब है जो लोग 18 साल से ऊपर हैं। उस वक्त ये उम्र 21 वर्ष रखी गई थी, परंतु अभी ये उम्र 18 वर्ष रखी गई है। तो वयस्क हो गया। सार्वभौमिक मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी लोग अपने वोट का प्रयोग करेंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। ये क्यों क्रांतिकारी कदम था? क्योंकि प्यारे बच्चों, इससे पहले जिन देशों में, बड़े देश ब्रिटेन, अमेरिका, इन देशों में भी जब लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया तो वो सार्वभौमिक रूप से नहीं दिया, मतलब सबको नहीं दिया, टुकड़ों टुकड़ों में दिया। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले संपन्न पुरुषों को, मतलब अमीर लोगों को यह अधिकार मिला। उसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी, चलो आप भी वोट डाल लिया करो। पर हुआ क्या? जो बेचारा अनपढ़ था, जो मजदूर था, जो काश्तकार था, जो किसान था, उनको यह वोट डालने का अधिकार नहीं था। और इन देशों में महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया, चाहे वो संपन्न थी या किसी भी पृष्ठभूमि से थी। परंतु भारत एक ऐसा देश था जिसने जब वोट डालने का अधिकार दिया तो सबको सार्वभौमिक रूप से दिया, चाहे कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, परंतु वो अपनी सरकार चुनने में वोट के रूप में अपना योगदान जरूर देगा। और यह उस स्त्री पुरुष सबको यह अधिकार मिला। तो ये एक हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता थी। हमारे संविधान निर्माताओं का बहुत बड़ा योगदान देश के निर्माण में रहा। और दूसरा, उन्होंने एक जो अन्य विशेषता है कि तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले नागरिक कानून की नजर में समान है। भारत विविधताओं से भरा पड़ा देश है और जिसमें अलग भाषा, जाति, धर्म, पहनावे, खान पान के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, परंतु कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता भारतीय संविधान की है। और एक अन्य विशेषता, क्योंकि आपको विदित है कि जब समाज ऊंचे और नीचे दो तबकों में बटा होता है तो ऊंचे तबके द्वारा कई बार नीचे तबकों का शोषण होता है। और ये एक बहुत बड़ा छुआछूत, जैसे आप मान लीजिए, ये एक भारतीय समाज में कलंक के रूप में है। अब इससे क्या होता था? इससे ऊंची जाति के लोगों द्वारा नीची जाति के लोगों का शोषण भी कई जगहों पे हो जाता था। समस्या को हटाने के लिए, इसका निवारण करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की, मतलब आरक्षण और विशेष सुविधाएं उन तबकों के लिए जो तबके किसी कारणवश पिछड़े हुए थे।
आपने देखा होगा, हम आजकल हिमाचल में पंचायत चुनाव का माहौल है, यहां पर भी कुछ सीटें आरक्षित की गई होती है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला चाहे किसी भी तबके की थी, उनके साथ भेदभाव तो होता रहा क्योंकि उन्हें उतने मौके नहीं मिले। तो वो मौके देने के लिए बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रियाएं अडॉप्ट की गई, अपनाई गई, और उन्हें बराबर के अधिकार देने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई कि ये सीटें जी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ये सीटें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित हैं। तो ये व्यवस्था भी भारतीय संविधान ने की, और ये एक बहुत बड़ी विशेषता भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसमें अंकित की। तो प्यारे बच्चों, एक और विशेषता जो भारतीय संविधान की है वो ये कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का और अधिकारों का बंटवारा किया गया। इस पर बहुत तीखी बहस उस वक्त हुई थी, और शुरू में तो यह सोचा गया कि ये केंद्र की सरकार होगी जो सारे राज्यों के ऊपर कंट्रोल रखेगी। तो इसको हम लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ कहेंगे, क्योंकि अगर एक सरकार, एक व्यक्ति पूरे देश पर कंट्रोल रखेगा और उसकी शक्तियों पर कोई भी अंकुश नहीं होगा, तो वो निरंकुश हो जाएगा। तो इस पूरी बहस के बाद यह निकल के आया कि राज्यों को भी कुछ विषयों पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। केंद्र का कंट्रोल रहना चाहिए, परंतु राज्यों को भी कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और सबके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस जिसको हम बोलते हैं कि एक कंट्रोल एक दूसरे का होना चाहिए, ताकि कोई भी निरंकुश ना हो जाए। तो इस दिशा में बढ़ते हुए संविधान निर्माताओं ने क्या किया? इस मतभेद को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने 3 सूचियां बनाई: केंद्र सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय सूची में केंद्र जो सेंटर की सरकार होती है, जैसे भारत में केंद्र की सरकार है जो दिल्ली में होती है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह हर राज्य के अपने अपनी सरकारें हैं, अपने अपने मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। तो केंद्रीय सूची, जिसमें केंद्र दिल्ली में बैठी हुई सरकार उस पर कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सूची, इसमें कुछ विषय होते हैं जिन पे राज्य अपने हिसाब से कानून बनाता है, उन्हें लागू करता है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं ये विषय। और समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है ये, और इन विषयों पर दोनों ही कानून बनाते हैं। तो अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए, केंद्रीय सूची में कराधान, टैक्सेस आते हैं हमारे, रक्षा और विदेशी मामले, ये केंद्रीय सूची में आती है। इसमें केंद्र भूमिका अदा करता है, और केंद्र सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले आ गए। ये ऐसे विषय हैं जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। और राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय आते हैं, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दे होते हैं, अलग अलग राज्य की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, अपने अपने हिसाब से वो नियम बनाते हैं। और इसी के अंतर्गत समवर्ती सूची, जिसमें वन और कृषि, ये ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। तो ये हो गई समवर्ती सूची। तो आप समझ गए होंगे शक्तियों का बंटवारा किस तरह से हुआ और कौन कौन से विषय उसमें आए। अच्छा, जब संविधान सभा बन रही थी तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो, उसको लेकर भी काफी तीखी बहस हुई। ऐसा माना गया, कुछ लोगों की ये राय थी कि इतने वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद अब भारत की मातृभाषा हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। परंतु उसमें कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो हमारा दक्षिण भारत है वहां पर हिंदी भाषी लोग कम होते हैं, तो वो अपनी स्थानीय भाषा बोलते हैं, या फिर इंग्लिश भाषा का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा इस उपनिवेश काल में। तो उन्होंने ये कहा कि हम पर कोई भाषा ना थोपी जाए, हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिले। तो संविधान निर्माताओं ने इस जो एक विवाद उत्पन्न हुआ, उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया, जबकि अदालतों, सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच जो संचार होता है, जो आपस में कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए अंग्रेजी भाषा को ही चलते रहने का मतलब उसको इस्तेमाल का फैसला किया। तो इससे क्या हुआ, एक सामंजस्य सा उत्पन्न हुआ। लोग हिंदी हमारी राजभाषा बनी और बाकी भाषाओं को भी बराबर का दर्जा मिला, जिसमें कुछ स्थानीय भाषाओं को भी उभरने का मौका मिला। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, वैसे तो बहुत अधिक भारतीयों ने, मैंने कहा 300 तक लोग थे जो पूरे संविधान सभा के मेंबर्स थे, परंतु सबसे बड़ा योगदान हम अगर एक व्यक्ति का कहेंगे तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो इसके संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही इस दस्तावेज को अंतिम रूप दिया था।
उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ हमारे जीवन में, हमारे समाज में भी एक लोकतंत्र होना चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए। मतलब जो कमाई के साधन हैं उस पर भी सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने ये कोशिश भी की संविधान के माध्यम से कि भारत में हर अ, हर जगह पे, चाहे वो समाज हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो राजनीति हो, यहाँ पर लोकतंत्र उत्पन्न हो। और उन्होंने एक बात जो कही थी कि हम सामाजिक और आर्थिक रूप में जितने मर्जी असमान हों, परंतु हमारा संविधान हमें राजनीतिक रूप पर समान बनाता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में रहा है। आशा है आपने संविधान की विशेषताओं को विस्तार से जाना होगा। अपनी पाठ्यपुस्तक में इस पाठ को जरूर पढ़ें, कार्यपत्र को हल करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।